अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बाप हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझिए। इस उम्र समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा में 11 लोग मारे गए। अर्बन 20 शिखर बैठक की घोषणा में पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार व्यवहार और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सिफारिश। जम्मू आधार शिविर से लेकर बालतल और पहलगाम तक अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज से रेड अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कल कैलगरी में सिंगल सेमीफाइनल खेलेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में सड़क, रेल और ऊर्जा से जुड़ी लगभग 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बीकानेर के पास नौरंग देसर में आयोजित कार्यक्रम में अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण किया, जिस पर लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एक्सप्रेसवे से यात्रा के समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी और प्रमुख शहरों तथा औद्योगिक गलियारों के बीच संपर्क सुविधा में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने लगभग 10,950 करोड़ रुपए की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के लिए निर्मित अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन के पहले चरण का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला भी रखी। उन्होंने 45 किलोमीटर लंबे चूरू रतनगढ़ रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया। बाद में प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा कि राजस्थान हमेशा क्षमताओं और संभावनाओं से परिपूर्ण रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक वृद्धि की संभावना के कारण राज्य में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहाँ रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है, इसलिए हम यहाँ कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। आज लोकार्पित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। आज जिस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है, ये कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोधपुर से जालोर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। पश्चिम बंगाल में आधी रात से अब तक चुनाव संबंधी हिंसा में 11 लोग मारे गए हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान हुआ।
शाम 5 बजे तक 66.28% मतदान की खबर है। चुनाव से जुड़े हिंसक घटनाओं में 7 लोग घायल हुए हैं। राज्य के कई भागों में मतपेटियां नष्ट कर दी गईं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उत्तर 24 परगना जिले में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और हिंसा में घायल लोगों से मुलाकात की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने का आरोप लगाया है। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कहा कि ममता बनर्जी सरकार के तहत लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। ममता बनर्जी जी की सरकार में मतपेटियां लूटी जाती हैं, लोगों के सिर फोड़ दिए जाते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है और चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने का काम ममता बनर्जी जी और टीएमसी के नेता करते हैं। क्या लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे? विपक्षी दल कुछ बोलेंगे? विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल बिना सोचे समझे प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। केरल के मल्लापुरम जिले के तिरूर में डॉक्टर रंजन ने कहा कि जब तक इस पर संसद में बहस शुरू नहीं होती, इस बारे में इसका विरोध करना सही नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार लोगों के विचारों का सम्मान करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आरोपों का खंडन किया है। श्री शरद पवार ने कहा कि उन्होंने सेवानिवृत्त होने का प्रयास कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन भाजपा के साथ जाने का फैसला कभी नहीं किया गया। नासिक में श्री पवार ने कहा कि वे अपनी ही पार्टी के विधायकों और कुछ नेताओं के इरादे नहीं समझ सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रहे, मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 2 दिवसीय नगरीय G20 शिखर सम्मेलन आज गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न हो गया। सम्मेलन में 90 से अधिक शहरों से 650 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नगरों के माध्यम से ही वैश्विक विकास की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। Between 2004 and 2014, the total expenditure on all the urban schemes put together between 2004 and 14 was something like 1,57,000 crores. In the 9 years after 2014, that expenditure has increased from 1,57,000 crores to 18 lakh crores. इस अवसर पर अपने संबोधन में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि अगर विश्व विकास को और तेज करना चाहता है तो उसमें नगरों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। G20 साझा घोषणा में पर्यावरणीय जवाबदेह आचरण, जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने, पर्यावरण के लिए वित्तीय खर्च को बढ़ाने और शहरों में डिजिटीकरण सहित 6 प्राथमिकताओं की सिफारिश की गई है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि सभी संबंधित पक्षों और सरकार को कृषि पर रासायनिक उर्वरकों के नकारात्मक असर को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए। आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने ये बात कही। श्री मांडविया ने कहा कि असंतुलित ढंग से कृषि में पोषक तत्वों के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण मिट्टी की उर्वरता और ऊर्जा घट गई है। हमारी जिम्मेवारी है कि हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, हमारी सॉइल की कंडीशन को भी देखते रहना है
कुदरत का जो क्रम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मोदी जी का जो नया भारत निर्माण का स्वप्न है, हमें देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो हमें डेवलप्ड कंट्री के अनुरूप हमारा रिसर्च होना चाहिए, हमारा इनोवेशन होना चाहिए, हमारा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, हमारा आउटपुट होना चाहिए। मणिपुर में राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने पिछले 24 घंटों के दौरान कांगपोकपी और बिष्णुपुर जिलों में 33 गैर कानूनी बंकर नष्ट कर दिए। सुरक्षा बल राज्य में निरंतर छानबीन कर रहे हैं। सुरक्षा उपाय के तौर पर मणिपुर के विभिन्न जिलों में लगभग 126 जांच चौकियां बनाई गई हैं। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आज भुज से एक आम नागरिक को गिरफ्तार किया। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के साथ संवेदनशील सूचनाएं साझा करने का आरोप है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी भुज में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के शिविर में स्थित सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय में चपरासी का कार्य करता था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कश्मीर घाटी में प्रतिकूल मौसम के कारण आज लगातार दूसरे दिन भी बालतल और पहलगाम के रास्ते वार्षिक अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से बंद रही। अधिकारियों ने बताया है कि यात्रा मार्गों पर मौसम की स्थिति में सुधार होने पर ही यात्रा फिर शुरू की जाएगी। नुनवा पहलगाम यात्रा मार्ग पर चंदनवाड़ी, शेषनाग और महागुन शिखर तथा डोमाई बालतल मार्ग पर सभी प्रमुख ठहराव बिंदुओं पर कल शाम से ही बारिश हो रही है। अधिकारियों ने यात्रियों के जम्मू से आगे बढ़ने पर भी रोक लगा दी है। उत्तर भारत में कई हिस्सों में तेज वर्षा का दौर जारी है। दिल्ली में आज मूसलाधार वर्षा के कारण विभिन्न हिस्सों में जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल भी हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जिलों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट। सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के दोची में भूस्खलन के चलते आज 3 निर्माणाधीन भवन क्षतिग्रस्त हो गए। जिले में 4 लेन पर अलग अलग स्थानों पर हो रहे भूस्खलन के कारण प्रशासन ने लोगों को यात्रा के दौरान एहतियात बरतने की अपील की है। कुल्लू जिला प्रशासन ने लगातार हो रही वर्षा के चलते कल शुरू हुई श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से खराब मौसम में यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। उधर लाहौल स्पीति के मटग्रा नाले में बाढ़ आने से तांदी संसारी नाला मार्ग बंद हो गया है, जिसके चलते कई गांवों का सड़क से संपर्क कटा हुआ है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक राज्य के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दार एस सलाम में तंजानिया के राष्ट्रपति समी हसन से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जल भागीदारी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग का बहुत लाभ हुआ है। डॉक्टर जयशंकर ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में संबंध, जहाजरानी सहयोग और क्षमता निर्माण के बारे में भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने आज आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग के बारे में 10वें भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन की गाओ फांगजी को 21-13, 21-7 से हराया। लक्ष्य सेन ने बेल्जियम के जूलियन कैरागी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में कल सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची और लक्ष्य सेन का सामना जापान के केंटा निशिमोतो से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा में 11 लोग मारे गए। अर्बन 20 शिखर बैठक की घोषणा में पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार व्यवहार और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सिफारिश। जम्मू आधार शिविर से लेकर बालतल और पहलगाम तक अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा, मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज से रेड अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कल कैलगरी में सिंगल सेमीफाइनल खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।